Do one thing, take the screenshot of these two paragraphs and then I'll move forward. ठीक है, मैं scroll down करूंगी, सिर्फ 4 paragraphs है. Take the screenshot of these 2 paragraphs quickly. आप अपने मोबाइल को vertical कर ले so that you can have a better view and take the screenshot of these 2 paragraphs. Tell me when you're done. ये हो गया आपका? Yeah, do one thing. You have this passage in your like group. ठीक है, आपके पास ग्रुप में ये passage है, ठीक है, तो आप उसको ओपन करिए और रीड करिए. And those people who don't have this passage, हालांकि मैंने ग्रुप में भेजा है, and they can read from here. And when you are finished reading this passage, okay, I'm giving you 10 minutes time. 10 minutes is more than enough. Read the passage, understand the meaning. This is a very easy level of comprehension. ठीक है, ये बहुत ही आसान है because इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बात किया जा रहा है इस टॉपिक में which you have not normally discussed throughout the like आपने थ्रू आउट लाइफ में कभी ना कभी इसका डिस्कशन किया होगा इस टॉपिक पे. You might have attended a lecture or you might have attended some seminar or something. कहीं ना कहीं आपने इस डिस्कशन को सुना होगा. You are familiar with this topic, okay. The important thing is that you keep in mind while answering the question is that यहाँ जो पैराग्राफ में या जो पैसेज में लिखा गया है, आपको वही चीजें सिर्फ बतानी है. Okay, you have to keep in mind that everything you are answering, every question you are answering is according to the passage that is given here. Okay, तो आप अपने मोबाइल फोन्स में ये पैसेज खोल लें, उसको पूरी तरह एक बार रीड कर ले अच्छे से. ठीक है, आई बिलीव 5 मिनट रीडिंग के लिए बहुत है. ठीक है, यस, 5 मिनट रीडिंग के लिए बहुत है. आप अच्छे से इसको रीड करिए एंड देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग द आंसर. ओके, any doubt regarding any word or any concept that is written in this comprehension, कोई भी चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही है, you can ask me then and there. This is just for practice. ये कोई एग्जामिनेशन नहीं है, so you can keep a light head on your. ठीक है, आपको लाइट हेड रखना है, पूरा आराम से एकदम सोच कर आप पढ़िए, पूरा पैसेज समझने की कोशिश करिए. Those student who have not attended the last class, ठीक है, लास्ट क्लास मैंने आपको एक पैसेज भेजा था ग्रुप में, वही पैसेज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. वो पैसेज आप पढ़िए, ठीक है, and after 5 minutes we'll start discussing the answers for the question. Okay, I'm seeing a lot of students जिनके मैंने नाम पहले कभी नहीं सुने. ऑनलाइन हो तो everyone joins, right? Yes. Have you finished the paragraph? Has anyone finished the paragraph? किसी ने पूरा passage पढ़ा है? Foresight का मतलब क्या होता है मैम? Foresight. Foresight का exact meaning I could tell when you tell me where it is written. यहाँ पर क्या क्या meaning use हो रहा है उसका? Foresight का ऐसे तो meaning that First paragraph last line. Foresight का meaning होता है आगे की तरफ देखना. Unless he exercised due foresight and self control in meanwhile. Yes, foresight का मतलब होता है कि आगे के बारे में सोचना या आगे के बारे दूर तक, दूरदृष्टि जिसको बोलते हैं हिंदी में, वही चीज है, सिमिलर चीज है फोरसाइट. फोरसाइट मतलब आप आगे के बारे में सोचकर चलते हैं या फिर आप आगे के बारे में कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे जाके क्या होगा इस चीज को लेकर. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फोरसाइट. ये स्टूडेंट who has joined late in the class, जिन्होंने अभी recent join किया है,
what you have to do is this paragraph has been this comprehension has been sent in your group. आपका जो ग्रुप है उसमें ये कॉम्प्रिहेंशन मैंने लास्ट क्लास ही सेंड किया था, आप उसको पूरा पढ़िए एंड विल डिस्कस द आंसर्स। टॉपिक बहुत ही आसान है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, क्योंकि पैसेज अगर आसान होता है तो दैट मीन्स एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होंगे, यानी कि आपको पूरा पैसेज के मीनिंग से आपको क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपका पैसेज हार्ड रहता है, ठीक है, बहुत ही एक टिपिकल मान लीजिए आर्टिकल है जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, उस पैसेज में या उस कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। Okay, you just you could like read once the paragraph and you can answer the questions once you have referred back to it. बट ऐसे जो आसान पैराग्राफ्स होते हैं जिनका डिस्कशन आपने बचपन में किया होगा, जिसका ऊपर मतलब आप समझ सकते हैं बेसिक नॉलेज सबके पास, एवरी स्टूडेंट who have cleared 11th 12th या 10th के जो भी स्टूडेंट हैं, उन सभी ने इस बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने रखा हुआ है। ये पैसेज जो होते हैं ये आसान होते हैं बिकॉज यू हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट दिस। नाउ बेसिक नॉलेज होने का मतलब क्या है कि आपको बहुत डीपली इसको मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इससे क्वेश्चंस क्या आते हैं, बहुत डीप रूटेड क्वेश्चंस आते हैं। इससे जो मीनिंग होगा इस पैसेज का, जो भी राइटर इसके बारे में बोलना चाह रहा है, क्या कॉन्सेप्ट बोलना चाह रहा है, ये सारे क्वेश्चंस देता है। बिकॉज इजी पैसेज का टॉपिक होने का मतलब है कि आप उसको पूरा तरीके से समझ सकते हैं तो क्वेश्चंस आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, अगर वो आसान क्वेश्चंस देगा तो। इसीलिए क्वेश्चंस थोड़े कॉन्सेप्चुअल रखता है अगर आपका टॉपिक आसान है। अगर आपका टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, somewhat like say अगर आपका स्टॉक मार्केट रिलेटेड समथिंग दैट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल फ्रॉम योर बैकग्राउंड, और बहुत रिसेंट आर्टिकल में उसके बारे में बात की गई है, तो आपके क्वेश्चंस आसान होते हैं उसमें। यू कैन जस्ट रीड the paragraph and once you know which topic is like described in the passage, मतलब इस टॉपिक में इस पैसेज में क्या टॉपिक, एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, इस पैसेज में कौन सा टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, then you can answer most of the questions. Okay, has anyone finished reading the questions, sorry paragraph? किसी ने खत्म कर लिया है पैराग्राफ रीडिंग? नो मैम। ये पैसेज मैंने आपको ग्रुप में भेजा हुआ है, सो यू कैन जस्ट रीड इट इन योर मोबाइल फोन्स। ओके मैम। I'm giving you 2 more minutes. Okay, then after like अभी 4:22 हो रहा है, let's make it 3 minutes. 4:25 को we'll start answering the questions. Okay. ओके मैम। Anything that you don't understand in the passage, you can just ask me. Okay.
Okay, are you finished with the passage reading? Passage reading आपका finish हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. Okay, you have finished. Bache, if you are at least at the end of this paragraph, I'm giving you 1 more minute. Finish it quickly, and before I would like to you are on online mode, ठीक है? आप सभी online mode में हैं, so I cannot start before at least 4 or 5 students tell me that they are finished. So once you are finished, let me know so we can start the answers. Okay, question answers. पैसेज उतना बड़ा भी नहीं है, अगर कुछ दिक्कत आ रही है समझने में तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। पैसेज में नॉर्मल चीजों के बारे में बात की जा रही है, अबाउट ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट एंड ऑल। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सिंस लुक आपके पास, क्योंकि ये पैसेज आपके मोबाइल फोन में है, सो व्हाट यू विल डू इज कि मैं यहाँ पे जब क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी तो आप पैसेज खोल के रखिएगा, सो दैट once I ask the question you can refer back to the comprehension, और आप वो डिसाइड कर सके कि comprehension के हिसाब से वो आंसर सही है या नहीं। ओके ओके, जिन लोगों ने पढ़ लिया है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। The author implies that his first definition of a sanctuary is totally wrong, somewhat idealistic, unhelpful, indefensible. ऑथर का जो फर्स्ट इम्प्रेशन था सैंक्चुरी के बारे में, ठीक है, सैंक्चुरी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है, वो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन था, ठीक है, वो क्या था, ठीक है, व्हाट इज इट द इम्प्रेशन, जो स्टेटमेंट वहां पर बनाया गया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। गलत चीज यानी कि टोटली रॉन्ग था उसका जो डेफिनेशन था, समवॉट आइडियलिस्टिक था, ठीक है, जो चीज पूरा आइडियल होना चाहिए वैसा था, अनहेल्पफुल यानी कि बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला, किसी चीज में हेल्पफुल नहीं है वैसा आइडिया था, या अनडिफेंसिबल, कोई भी डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है वैसा था उसका आइडिया। हिज डेफिनेशन मतलब उसका whatever his opinion was about the century at the starting, ठीक है, what kind of word, which option would it describe perfectly। पहले चीज तो आपको क्या डिसाइड करनी है कि विच पैराग्राफ इज इट डिस्कस्ड। सबसे पहला चीज आपको ये डिसाइड करना है कि किस पैराग्राफ में ये सैंक्चुरी का डेफिनेशन डिस्कस किया है ऑथर ने। वहां जाके आप पढ़िए उसको, देन उसके बाद मुझे ये बताइए कि वो जो डिस्क्रिप्शन है उसको इनमें से किस चीज से डिस्क्राइब किया जा सकता है। जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसा है, रॉन्ग है, आइडियलिस्टिक है, अनहेल्पफुल है, इंडिफेंसिबल है, क्या है वो चीज आपको बतानी है। Whoever have completed the passage reading, जिसका complete हो गया है, जिनको नहीं भी complete हुआ है, I believe ये passage का जो ये question है वो आंसर कर सकते हैं, जो आधे पे भी पहुंचे हैं वो आंसर कर सकते हैं इसको। And since this comprehension is not really that hard, I would like at least most of the student to participate in the question answer session. ठीक है, आपको चुप नहीं रहना है, इवन इफ यू हैव अ गेस, आपको लग रहा है गलत भी है, फिर भी आपका जो ओपिनियन है, जो भी आंसर है, आप एटलीस्ट मुझे बताएं, सो दैट आई कैन टेल कि इफ यू आर रॉन्ग और राइट। ठीक है, चुप नहीं रहना है, बताना है मुझे आंसर, जो भी आप इस
क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। आप अपने पास वो कॉम्प्रिहेंशन खोल के रखिए so that you can refer back to it after reading the question and options. See, मैंने पहले ही कहा था, since the comprehension is easy and somewhat basic, जो सबको जिसके बारे में पता हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो रहेंगे वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रहेंगे. So you have to like twist your brain to get the answer for this. Any student who would like to attempt this answer? See, यहाँ पर लिखा गया है, a sanctuary may be defined as a place where man is passive and the rest of nature active. यानी कि जो आपका ऑथर है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि सेंचुरी एक ऐसा जगह है, ऐसा प्लेस है जहाँ पर नेचर सारे एक्शंस लेती है एंड मैन उसको फॉलो करता है. यानी कि men are not making the rules, nature are making the rules and the men are following the rules. जो भी नेचर ने रूल्स बनाए हैं मैन उसको फॉलो करता है. दिस इज डेफिनेशन, दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द ऑथर अबाउट सैंक्चुअरी. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये समझ में आया कि सैंक्चुअरी को कैसे डिफाइन किया है ऑथर ने? यस मैम. ओके, तब ये क्लियर हो गया. तो मुझे ये बताइए, ये जो आइडिया है ऑथर का कि men are the one following the rules and nature are the one making the rules, तो ये जो उसका आइडिया है ऑथर का, ये क्या पूरा का पूरा गलत है या somewhat आइडियलिस्टिक है, अनहेल्पफुल यानी कि बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है या किसी भी डिफेंस का नहीं है, यानी कि वो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसा कुछ है? आइडियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? आइडियलिस्टिक का मतलब होता है, आइडियल क्या होता है? सॉरी, क्या बोल रहे बच्चे? आरती मैम बी होगा, ऑप्शन बी. हाँ, बी होगा, बट आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, आइडियलिस्टिक का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज का आइडियल यानी कि सबसे परफेक्ट वर्जन जो होता है, जो आप आइडियलाइज करते हैं. ठीक है, आइडियलाइज करने का मतलब या आइडियल का मतलब क्या होता है कि इन योर ओपिनियन दैट ऑप्शन, दैट पर्सन, दैट थिंग इज टोटली परफेक्ट. ठीक है, तो समवॉट आइडियलिस्टिक का मतलब ये हुआ कि जो भी ओपिनियन ऑथर रखता था डेफिनेशन ऑफ सैंक्चुअरी के बारे में, वो एक तरह से एक आइडियल नेचर होना चाहिए. ठीक है, सैंक्चुअरी वैसी होनी चाहिए. एंड इन फैक्ट द एंशिएंट सिविलाइजेशंस वर लाइक दैट. ठीक है, जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, यू कैन गो थ्रू द हिस्ट्री फ्रॉम दैट, कि आप ये जान सकते हैं उन सब में क्या होता था. men used to follow the rule of nature. That means कि जहाँ भी पानी है, जहाँ भी large water bodies हैं, जहाँ पर जो soil है, that is agreeable in the agricultural area, जो agriculture करने के लिए जहाँ पर soil सबसे अच्छी है, that were the places where men used to make the civilization. That means कि nature का जो rule है, जहाँ पर उपजाऊ खेत मिलेंगे, जहाँ पर उनको कल्टीवेशन के लिए सारा जो चीजें जरूरी हैं वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, वहीं पर men used to like formulate a civilization. But now what is happening कि सारे जगह पे men are like they are making the अवेलेबिलिटी, जहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है किसी चीज की, वहां पर वो सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं. ठीक है, तो men are the one making the rules. नेचर के रूल्स अब फॉलो नहीं किए जा रहे हैं. जहां पर कोई चीज नहीं अवेलेबल है, वो चीजें पहुंचाने के जरिया हम लोग बनाते जा रहे हैं. तो व्हाट इज द आइडिया? यहाँ पर जो आइडिया लिखा है कि a sanctuary may be defined as a place where man is passive and the rest of the nature is active, is somewhat idealistic. इसका मतलब कि ये कुछ आइडियलिस्टिक है, ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा है नहीं. ओके, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? समझ में आया कि व्हाई बी आंसर इज करेक्ट? यस मैम. Okay, then moving on to the next question is,
The author's argument that destroying bot flies and mosquitoes would be a beneficial action is most weakened by all of the following except. इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऑथर ये आर्ग्यूमेंट लिखता है अपने आर्टिकल में, इसने जो ऊपर में पैराग्राफ है उसमें ऑथर ने कि अगर हम मॉस्किटोज या लिए बेनिफिशियल है, तो आपको ये बताना है, ये आर्ग्यूमेंट जो है कि जो मॉस्किटोज हैं या फिर जो पैरासाइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो हमारे लिए बेनिफिशियल ये है, ये बोला गया है ऑथर के द्वारा। अब इस आर्ग्यूमेंट को यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इसको अपोज करता है ये सारे मतलब इनमें से कोई एक है जो इसका सपोर्ट कर रहा है और बाकी के 3 स्टेटमेंट इसको अपोज कर रहे हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट खोजना है इन चारों में से जो इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट कर रहे का क्या मतलब है कि इसके मतलब इसको वीकेंड इज मोस्ट वीकेंड बाय द फॉलोइंग, मतलब इसको 3 ऐसे आर्ग्यूमेंट है, इसमें 3 ऐसे स्टेटमेंट है इन चारों ऑप्शन में से जो इस आर्ग्यूमेंट को कमजोर ठहराते हैं, इस आर्ग्यूमेंट को गलत ठहराते हैं, और कोई एक है जो उसको साथ दे रहा है, जो इसके साथ दे रहा है। तो what would be the answer for this? इसका क्या आंसर होना चाहिए? पैराग्राफ में ऑथर ने ये लिखा है कि अगर हम मॉस्किटोज को, बॉट फ्लाइज को मार देते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट यहाँ ऐसे हैं जो इसका अपोज कर रहे हैं, कोई एक स्टेटमेंट ऐसा है जो इसका साथ दे रहा है, दैट मीन्स इसके अग्री कर रहा है स्टेटमेंट से, दैट मीन्स द बॉट फ्लाइज एंड मॉस्किटोज शुड बी डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन सी। सी, okay. Anyone else who would like to try answering this question? You can refer back to the passage. आप अपने पास पैसेज खोल के रखिए, आप उस पर रेफर बैक करिए कि क्या स्टेटमेंट, क्या आर्ग्यूमेंट ऑथर ने बनाया है एंड व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स रेफर बैक टू द पैसेज। ठीक है, यहाँ पर जिक्र किया गया है कि इफ he can be beneficially active by destroying pests and parasites like both flies and mosquitoes, and by finding antidotes of diseases like epidemic, which periodically kills off the rabbits and thus starve many of the carnivore to death. ठीक है, इसमें यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये बेनिफिशियल है। ठीक है, क्यों बेनिफिशियल है? बिकॉज द ऑथर, सम पीपल थिंक दैट दे आर पैरासाइट्स, दे आर मॉस्किटोज एंड दे आर नॉट वेरी यूजफुल। ठीक है, we don't have any use for that, so for these insects and parasites, so they should be destroyed. Now the thing is कि every living creature in this earth, ठीक है, on this earth every living creature is a part of food chain. ठीक है, जो एक फूड चेन आपने बचपन में पढ़ी होगी बायोलॉजी में, देयर इज अ फूड चेन कि इसको ये खाता है, इसको वो खाता है, ये करके आपने फूड चेन देखा होगा। अब सिंस आप उसमें से कोई भी एक स्पीशीज अगर निकाल देते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो स्पीशीज आपने डिस्ट्रॉय कर दी कंप्लीटली, ठीक है, उस स्पीशीज को खाने वाले जो कार्निवोरस या फिर जो भी एक उसके अपर लेवल वाले एनिमल्स हैं, जो भी उसके अपर लेवल वाले लिविंग थिंग्स हैं, वो स्टार्व हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज देयर फूड इज डिस्ट्रॉयड। एंड जो एनिमल्स जिनके ऊपर ये स्पीशीज सर्वाइव करती थी, ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स है जिनके ऊपर ये स्पीशीज सर्वाइव करती थी, जिनको ये खाती थी, जो स्पीशीज डिस्टिंग्विश हो गई यानी कि जो स्पीशीज डिस्ट्रॉय कर दी गई, वो स्पीशीज बढ़ने लगेगी बिकॉज देयर विल बी नो वन ईटिंग दैट। ठीक है, उसको खाने वाला कोई बचेगा नहीं, सो देयर विल बी एन इम्बैलेंस इन द नेचर। दिस इज द आर्ग्यूमेंट इन योर
पैसेज जो ऑथर बताना चाह रहा है। अब इस पैसेज को वीकेंड करने वाले 3 ऐसे कौन से स्टेटमेंट है? The elimination of any species can have unpredictable effect on the balance of nature. ये चीज अभी मैंने समझाई कि अगर आप कोई भी एक स्पीशीज उसमें से डिस्ट्रॉय कर देते हैं फूड चेन में से, तो आपका जो बैलेंस ऑफ नेचर है बिगड़ जाएगा। उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा आपको नहीं पता है, बट देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट। The pests themselves are part of the food chain. This is all absolutely correct. वो कोई भी एक living organism जो है, that is part of the food chain. ठीक है? These insects have been introduced to the area by human activities. That means हमारे जो काम है उन्हीं की वजह से ये जो इंसेक्ट हैं ये हमारे लिविंग एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, because we have destroyed their सेंचुरी। ठीक है, उनका जो सेंचुरी था जहां पर वो अपना प्लेस बनाते थे, वहां पर इंसान अब अपना घर बना रहा है, अपनी रहने की जगह बना रहा है। सो वी आर द वन इंटरफेयरिंग इन देयर सैंक्चुरी, नॉट द अदर वे अराउंड। सो दिस इज द आर्गुमेंट नंबर डी। नंबर ए ऑप्शन क्या है कि पैरासाइट्स हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन। नाउ द थिंग इज कि ये चीज किसके पॉपुलेशन के लिए जरूरी है? The regulation of which population? This is not specified, and parasites are not important for any regulation. They might be the part of a food chain, ठीक है, वो regulate करते हैं, ठीक है, but they are one of the species, ठीक है, वो एक one of the species हैं food chain के, जहां पर वो balance बना के रखते हैं। तो what will be the answer of this question? Which one of this argument does not specify? यानी कि ये इसको सपोर्ट जो ऑथर ने आर्ग्यूमेंट किया कि अगर हम बॉट फ्लाइज और मॉस्किटो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो हमारे लिए एक बेनिफिशियरी एक्शन है। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इससे अग्री नहीं करता है? सॉरी, अग्री करता है, इससे कौन सा स्टेटमेंट अग्री करता है? We that much time to do one thing, ये क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्लास मुझे बता के आना, बिकॉज दिस वन इज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस पैसेज। इस पैसेज से आपको ये बताना है कि ये पैसेज किस चीज का पार्ट है, कहाँ से ये पैसेज एक्सट्रैक्ट किया गया है, कहाँ से ये पैसेज उठाया गया है। पार्ट ऑफ एन आर्टिकल इन अ साइंटिफिक जर्नल, extracted from the minutes of a nature club, part of a speech delivered to an educated audience, a speech delivery in a court law. ये पैसेज कहाँ से उठाया गया है, इसके लिए आपको बताना है कि which part of मतलब ये कहाँ से पैसेज लिया गया है। If you want to answer this question, the trick is to look in the concluding paragraph. Concluding paragraph के ऊपर ध्यान दीजिए, you will get the answer from there. I'm giving you 30 seconds to answer this. After that, we will discuss this question. Yes, nobody can answer this. See, यहाँ पर आप conclusion paragraph में देखिए, यहाँ पे लिखा है I have just defined a sanctuary. I have just defined a sanctuary जो आप लिखते हैं, ठीक है, जब भी आप एक आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, तो आप एज अ नरेटर लिखते हैं, बट इन अ सेकेंड पर्सन डायरेक्टिव, सेकेंड या थर्ड पर्सन डायरेक्टिव में। फर्स्ट पर्सन डायरेक्टिव में आर्टिकल नहीं छपता है जनरल में, ठीक है। माइन्यूट ऑफ नेचर क्लब, माइन्यूट्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स, और यू कैन से
the important points that are being discussed in a meeting. So these are not the important points. This is an article or a speech, a part of speech. Now there are two options that can be a speech delivery to an educated audience or speech delivery in a court law. Now अगर court law में ये सारे arguments बताए गए होते, then the author or the writer would have used more like you can say complicated terms or समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लॉ. ठीक है, क्या लॉ पास किए गए हैं या फिर क्या चीजें जो हैं, जो लॉज रिफॉर्म किए गए हैं टू प्रोटेक्ट द नेचर एंड ऑल, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई होती. सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी सी, अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवरी टू एन एजुकेटेड ऑडियंस. एजुकेटेड ऑडियंस क्यों? बिकॉज यहाँ पर ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप सभी ने पढ़ी हैं एंड यू एटलीस्ट बेसिक्स जो हैं आपको पता है इन सभी चीजों के बारे में. ओके, any doubt in this question? There are two more questions. You can try it out. First question है, what should be the most appropriate central idea of this passage? इन चारों option में से कौन सा सबसे मतलब बेस्ट रहेगा central idea of this passage के लिए? इस passage का क्या चीज के ऊपर ये passage revolve कर रहा है, क्या topic के ऊपर discussion किया गया है? जो भी मतलब ये सारे टॉपिक्स आप ध्यान दीजिएगा, सारे टॉपिक्स समवॉट सिमिलर हैं, तो आपको बहुत आराम से सोचना है कि क्या कौन सा ऐसा टॉपिक है या कौन सा ऐसा सेंट्रल आइडिया है जिसमें हर एक टॉपिक जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है पैसेज में वो इंक्लूड हो रहा है. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन है, टोन ऑफ द ऑथर एज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड. यहाँ पर आपको बताना है कि ऑथर जब ये बातें बोल रहा है, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ टू लास्ट पैराग्राफ जब वो ये सारी चीजें स्पीच में डिलीवर कर रहा है, तब उसका टोन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है या क्या टोन उसमें वो बोल रहा है. डिस्क्रिप्टिव टू एनालिटिकल. डिस्क्रिप्टिव टू एनालिटिकल यानी कि वो पहले डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बाद प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहा है. सार्कास्टिकली ह्यूमरस. सार्काज्म मतलब क्या होता है, मैंने बताया था क्लास में आपको. We have discussed another passage where sarcasm was used. Can anyone tell me what is sarcasm? Objective to nature. Objective to nature यानी कि जो भी objective है, main problem मुद्दा क्या है वो पहले describe किया गया, उसके बाद story की तरह उसको narrate किया गया है. Sarcastically critical to suggestive. Sarcasm का मतलब होता है कि एक तरह से ताने देना, ठीक है, मजाक बनाकर ताने देना, उस टाइप का ह्यूमर, उस टाइप का मजाक क्रिएट करके प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा रहा है. तो सार्कास्टिक ह्यूमर इज दैट, ठीक है, मजाक बना रहे हैं, ताने मार रहे हैं उसमें. सार्कास्टिकली क्रिटिकल टू सजेशन यानी कि आप उसमें